नमस्कार दोस्तों, चैनल 4 न्यूज इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डवास। आज का शो काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 25 मई को जब हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर वोटिंग हुई थी, उसके बाद हर कोई जानना चाह रहा था, 4 मई से पहले ही सबको नतीजे जानने की जल्दी है। समीक्षा बैठकों का दौर शुरू हो चुका है अलग अलग पार्टियों में, और इससे कहीं ना कहीं संकेत भी आने शुरू हो गए हैं, इंडिकेशंस मिलने शुरू हो गए हैं। थोड़ा सा अंदाजा लगना शुरू हो गया है कि आखिर इस चुनाव में हुआ क्या है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव इस बार बेहद मजबूती के साथ हर पार्टी की ओर से लड़ा गया था, हर कैंडिडेट की ओर से लड़ा गया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार विपक्ष ने मुद्दों को बहुत ही सलीके से उठाया था और जनता कहीं ना कहीं अपने मुद्दे कैंडिडेट्स के सामने रखती हुई दिखाई दी थी। इसका क्या असर हुआ है? भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 10 साल से केंद्र में है, 2019 में 303 सीटें जीतकर आई थी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। उसमें 10 सीटों का योगदान बीजेपी ने हरियाणा से दिया था। उसके बाद 2024 में यही उम्मीदें लगाई जा रही थी, लेकिन इन उम्मीदों के कुछ इंडिकेशन जब पार्टी की समीक्षा बैठक हुई पंचकुला में, उससे मिलने लगे। उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर इन चुनाव में हुआ क्या है। उससे पता लग सकता है कि 10 सीटों में से कितनी सीटों पर बीजेपी जीत सकती है, कितनी सीटें ऐसी है जहां पर कांग्रेस एज पे लग रही है, या कितनी सीटों पर मुकाबला टफ फाइट में नजर आ रहा है। यह समीक्षा बैठक की जब अंदरूनी खबरें हमारे पास आई तो हमें भी एक समीक्षा करने का मौका मिला है। हम जानना चाहेंगे, अपने दर्शकों को बताना भी चाहेंगे कि इस समीक्षा बैठक में आखिर जो 10 सीटों पर चर्चा की गई, तो कौन सी सीट ऐसी थी जहां पर बीजेपी ने माना है कि वो थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है या पिछड़ी हुई है। ये 2 सीटें हैं, सिरसा और रोहतक। कुछ सीटों पर टफ फाइट मानी गई है और कुछ सीटों पर बीजेपी खुद को आगे मानकर चल रही है। यह समीक्षा का मौका है और इससे कुछ ना कुछ हमारे दर्शकों को पता भी लगेगा कि आखिर 4 जून को जो नतीजे आने वाले हैं वो नतीजे किस तरह के हो सकते हैं। हमारे साथ नवीन धमीजा जी हैं जो हरियाणा की राजनीति की नब्ज पहचानते हैं, और यह जो समीक्षा बैठक हुई है पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी की, इसकी समीक्षा करने के लिए नवीन जी से बेहतर राजनीतिक विशेषज्ञ या विश्लेषणकर्ता और कौन मिलेगा। नवीन जी, बैठकों का दौर शुरू हो गया है और देखिए समीक्षाएं शुरू हो गई है। आमतौर पे हमने देखा है कि समीक्षा जब होती है जब नतीजे आ जाते हैं, लेकिन इस बार मुकाबला इतना कड़ा था, इतना टफ था कि देखिए चुनाव खत्म 25 को हुए और 28 को समीक्षा बैठक हो रही है। बात समीक्षा बैठक की नहीं, बात उसके अंदर की जो रिपोर्टें आ रही है उसकी है। 2 सीटों पर तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा बैठक से जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है वो ये है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मान चुकी है कि पिछड़ रही है। देखिए डबास जी, हर चुनाव के बाद बड़ी पार्टियां आमतौर पे समीक्षा करती हैं जी, किन सीटों पर चुनाव जीती, किन सीटों पर चुनाव हारी, और हारी तो क्यों चुनाव हारी, क्या कारण थे, तो इनको लेकर के हमेशा समीक्षा की जाती है। लेकिन इस बार चुनाव परिणाम आने से पहले ये समीक्षा की गई है। ये नया है। ये समीक्षा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 4 महीने बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं जी, और भारतीय जनता पार्टी 2019 में हरियाणा से 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतकर निकली थी। इस बार जिस तरीके से हरियाणा में चुनाव बना, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच आमने सामने का चुनाव हुआ और लगभग हर सीट पर आपस में नजदीक की टक्कर रही। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो 4 तरीकों पता चलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी उम्मीदवार को, पार्टी के किसी नेता को उम्मीद नहीं थी कि चुनाव
इतनी टक्कर का होगा, इतना कांटे का चुनाव होगा कि सीटें फंस जाएंगी। जी। महत्वपूर्ण बात यह है कि उस दिन जो समीक्षा की गई है, हालांकि सभी नेता बाहर आकर के तो ये कह रहे हैं कि हम 10 की 10 सीटों पर चुनाव जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी फिर से सभी 10 लोकसभा सीटों पर। इसलिए मैंने कहा कि अंदर के जो सूत्र बता रहे हैं वो बड़े संकेत बड़े कड़े हैं। देखिए, अंदर जो समीक्षा हुई उस समीक्षा में कई चीजें बड़ी महत्वपूर्ण निकल के आई। भाई, रोहतक और सिरसा पे तो समीक्षा में कहा गया कि इन 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत अच्छी नहीं रही, ये माना गया। तो इनडायरेक्टली तो उन्होंने कहा कि ये सीटें पिछड़ रही है, मैंने पिछड़ रही शब्द यूज किया। उन्होंने ये माना कि भी इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की हालत अच्छी नहीं थी जी। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि भी 4 सीटें ऐसी जिन पर भारतीय जनता पार्टी की जीत लगभग निश्चित है, उसमें फरीदाबाद, गुरुग्राम जी, करनाल और हिसार जी। इन 4 सीटों को उन्होंने मान लिया कि ये सीटें वो जीत के निकल रहे हैं और बड़े मार्जिन से जीतेंगे जी। अब वो बड़े मार्जिन से जीतेंगे या कम मार्जिन से जीतेंगे या ये सीटें भी जीतेंगे या नहीं, ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन बीजेपी को लग रहा है कि ये 4 सीटें वो इजीली जीत सकते हैं। हाँ, उनको लग रहा है कि इन 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। इसके अलावा आप देखें, सोनीपत जी, सिरसा जी, कुरुक्षेत्र जी, अंबाला, इन 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा है कि हमारा कड़ा मुकाबला है। उस समीक्षा बैठक में कहा है जी, कड़ा मुकाबला माना, यानी क्लोज फाइट उन्होंने माना है। वो मान रहे हैं कि इन 4 सीटों पर हार जीत कुछ भी हो सकती है। अगर वो क्लोज फाइट मान रहे हैं तो हार जीत कुछ भी हो सकती है। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी सही मायने में अपनी जीती हुई सीटें 4 मान रही है आज। यही तो सवाल है कि समीक्षा बैठक की जब समीक्षा हम लोग कर सकते हैं और हम अगर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के भीतर आखिर चल क्या रहा है, तो निश्चित तौर पे वो प्रदेश की राजनीतिक दिशा को भी इंगित करती है, इंडिकेशन देती है कि प्रदेश की राजनीतिक दिशा किस ओर जाने वाली है। नवीन जी, देखिए डबास जी, इस समीक्षा बैठक में और कई चीजें बड़ी महत्वपूर्ण निकल के आई हैं। एक तो आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने हरियाणा में मंत्री हैं उनके विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग परसेंटेज कम हुई है, पोलिंग कम हुई है। निश्चित तौर पे ये उसमें चाहे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल रहे हों, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। देखिए, मनोहर लाल जी की अपनी विधानसभा में पोलिंग कम हुई है। जितने उनके मंत्री हैं जी, अगर आप अनिल विज को छोड़ दें या जेपी दलाल को छोड़ दें, ये 2 मंत्री ऐसे हैं जहां पर सिर्फ आधे % के आसपास का फर्क पड़ा है। लोहारू में मेरे ख्याल में 0.4% वोट कम पोल हुआ है, वरना तो लगभग उतना ही हुआ ही है। जेपी दलाल और अनिल विज, इनके में दोनों के में 0.4 का फर्क रहा है, कोई ज्यादा फर्क नहीं रहा। लेकिन बाकी सभी मंत्रियों के इलाकों में परसेंटेज कम हुई है, पोलिंग कम हुई है। ये उनके लिए चिंता का विषय है। कहीं तो 10% वोट पोल कम हुआ, 10, 12% वोट कम पोल हुए हैं जी। चाहे वो जननायक जनता पार्टी के नेताओं की क्षेत्र रहे हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के क्षेत्र रही हो। और समीक्षा बैठक में ये नहीं, इसके अलावा और एक महत्वपूर्ण चीज सामने आई। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल अधिकारियों से, ब्यूरोक्रेसी से खफा नजर आए जी। उन्होंने ये कहा कि भी ऐसा लग रहा था कि चुनावों में हमारे पास ऐसी शिकायतें आई हैं कि भी वो पूर्व के मंत्रियों के साथ, पूर्व के सरकारों के साथ सहयोग कर रहे थे और हमारे लोगों को तंग किया गया। ये बेहद महत्वपूर्ण बात नवीन जी ने कही है। और मैं आपको बताऊं, सोनीपत से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोहनलाल बड़ोली, जो राय से विधायक भी हैं, उन्होंने भी इस तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एक तो उन्होंने भीतरघात का पार्टी का, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि उनके पास रिकॉर्डिंग भी है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जिसमें वो साबित कर सकते हैं कि पार्टी के लोगों ने ही उनका साथ नहीं दिया। एक अलग बात है, क्योंकि हर पार्टी में इस तरह का होता है। लेकिन दूसरी बात उन्होंने, जो नवीन जी ने मनोहर लाल के विषय में कहा, वही बात मोहनलाल बड़ोली ने भी कही कि कुछ अधिकारी भी ऐसे थे जो दूसरी पार्टी के हक में काम करने का या विपक्षी पार्टियों के हक में काम करने का काम कर रहे थे। ये आरोप भी हो सकते हैं। लेकिन अगर चुनाव से पहले इस तरह की बातें कही जाने लगे
तो इसकी समीक्षा कैसे की जाए, इसका क्या मतलब निकाला जाए नवीन जी? देखिए, आमतौर पर जब विपक्ष इस तरह की बातें करता है जी, तो भारतीय जनता पार्टी के और सरकार के लोग कहते हैं कि ये हार रहे हैं, इसलिए ये इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, इस जी। तरह की ये बातें कर रहे हैं। हाँ, जब सत्ता पक्ष खुद ही कहने लेकिन लगे। सत्ता पक्ष इसमें, देखिए, मनोहर लाल जी को आज सुपर सीएम माना जाता है। हरियाणा के लोग उन्हें सुपर सीएम के नाम से ही जानती है। बिल्कुल। जब वो इस बात को कह रहे हैं, उनका कहना बड़ा महत्वपूर्ण है। और देखिए, पिछले 9.5 सालों में हरियाणा की सरकार मनोहर लाल जी ने चलाई है। हरियाणा की जनता हमेशा इस बात को कहती रही है कि हरियाणा में अफसरशाही हावी रही है, ब्यूरोक्रेसी हावी है। यहां तक कि उनके विधायक भी दबी जुबान से कहते थे, उनके मंत्री भी कहते रहे कि अफसर उनकी बात को तरजीह नहीं देते, उनकी बात की सुनवाई नहीं करते। मेरे को ध्यान है, करीब 2 साल पहले फरीदाबाद के तिगांव विधानसभा में राजेश नागर, वहां से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक है, उन्होंने एक जनसभा करी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी उस पे वहां पर बैठे हुए थे, मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान थे। राजेश नागर ने मंच से ये बात कही थी। उन्होंने कहा, सीएम साहब, मैं आपको कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि भी हमारे विधानसभा में जहां पर विकास के काम नहीं हो रहे, आप जिन कामों की घोषणा पहले करके गए थे वो भी काम नहीं हो रहे, क्योंकि अफसरशाही हावी है, अफसर हमारी सुनवाई नहीं करते। कुछ अफसर तो ऐसे हैं जो हमारे फोन भी नहीं उठाते। उन्होंने सार्वजनिक रूप से, उन्होंने जनसभा में ये शब्द कहे थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि एक सत्ता पक्ष का एक विधायक मंच से ये बात कहे। देखिए, नहीं, सांसद, विधायक और मंत्री सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जितने नेता हैं, उनकी लगभग 10 साल 9.5 साल यही शिकायत रही कि अफसर फोन नहीं उठाते, सुनते नहीं है। हाँ, मैं वही बात कह रहा हूं। देखो, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बात कहते रहे, उनका कार्यकर्ता डिमोरलाइज होता चला गया। उनके कार्यकर्ताओं को ये लगा कि हम किसी के काम के लिए जाते हैं अफसरों के पास कि भी इसकी ये दिक्कत है, इसकी परेशानी है, इसके साथ नाजायज हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो उनकी सुनवाई नहीं होती। जब कार्यकर्ता टूट जाएगा, जब पद अधिकारी को उसकी सुनवाई नहीं होगी, तो देखो, संगठन भी उनका कमजोर होता चला जाएगा और जनता के अंदर एक विरोध पार्टी के और सरकार के खिलाफ बढ़ता चला गया। भाई, ये बात सही है कि चुनाव हो रहे थे नरेंद्र मोदी के नाम पर, तो लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट डाल रहे थे, लेकिन लोगों में इस बात का गुस्सा था, इस बात से लोग रुष्ट थे और अफसरशाही हावी थी। अभी तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, एक तो सवाल वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। अफसरशाही को लेकर नवीन जी, एक सवाल ये निकल के आता है, कई बार कहा जाता है कि जिस प्रदेश का कर्मचारी और जिस प्रदेश का अधिकारी अगर सरकार के खिलाफ हो जाए और इलेक्शन सिर पे हो, तो ये मान लीजिए कि उस सरकार का बचना उस इलेक्शन में बड़ा मुश्किल होता है। अब इलेक्शन तो अक्टूबर में विधानसभा के आने वाले हैं, और अगर ये आरोप सुपर सीएम की ओर से लगाया जा रहा है या कैंडिडेट्स की ओर से लगाया जा रहा है, तो संकेत तो बीजेपी के लिए बड़े मुश्किल है। देखिए, ये संकेत अच्छे संकेत नहीं है। हाँ, उनका ये कहना, और इसी मुद्दे को लेकर के 31 मई को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी के जिला अध्यक्षों की एक समीक्षा बैठक बुलाई है जी, चंडीगढ़ में। उनको कहा गया है कि सभी जिला भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, उस दिन के जो चुनाव की वजह थी कि भी क्यों हमारे चुनाव में क्या क्या दिक्कतें आई, उनको ये भी शिकायतें मिली कि अधिकारियों ने जानबूझकर पोलिंग स्लो रखी, जिसकी वजह से पोलिंग कम हुई। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि अगर अधिकारियों ने पोलिंग स्लो रखी तो क्यों रखी, क्या वो नहीं चाहते थे कि सवाल ये है कि पोलिंग हो? पन्ना प्रमुखों का इतना बड़ा दल, इतनी बड़ी मीटिंगें लोकसभा चुनाव से पहले हर विधानसभा में 5-5 हजार पन्ना प्रमुखों, 4-4, 3-3 हजार पन्ना प्रमुखों की बैठकें बुलाई जाती थी, और एक ऐसा दल उनके सामने चुनाव लड़ रहा था जिसका अपना संगठन भी नहीं है, जिसके पास संगठन नाम की चीज नहीं है, वो चुनाव लड़ रहा। इस बार इस तरह का रंग भी देखने को मिला कि एक ऐसी पार्टी जो सत्ता में है, सारे संसाधन उसके पास है, मशीनरी उसके पास है, पन्ना प्रमुखों की बड़ी फौज है, और उसके सामने जो चुनाव लड़ रहा है उसके पास अपना संगठन भी नहीं है और चुनाव टफ हुआ है। समीक्षा बैठक में ये बात देखिए डबास जी, भारतीय जनता पार्टी के पास इतना मजबूत संगठन है, उनके पास बूथ स्तर तक के संगठन है। जो पन्ना प्रमुख हैं वो हर एक बूथ को संभालते हैं, यानी बूथ स्तर से लेकर उनके पास मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, उनके पास अलग अलग
उनके मोर्चे हैं, उसके अलावा आप देखो उनका संगठन और सरकार उनके पास है। तो और कांग्रेस के पास तो ना संगठन है, ना सरकार है, ना उनके पास कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस का चुनाव तो ऐसा लग रहा था कि जनता लड़ रही थी, और जनता भी क्यों लड़ रही थी? जनता के अपने कांग्रेस के पास, कांग्रेस का कोई ऐसा पक्ष नहीं था कि जनता उनके पक्ष में वोट डाले जी, लेकिन जनता के पास और कोई विकल्प नहीं था, विकल्प नहीं था। जनता के अपने विकल्प मुद्दे के थे। तौर पे कांग्रेस उन्हें नजर आ रही थी। जी। जनता रुष्ट थी, जनता नाराज थी, इस वजह से उसका फायदा कांग्रेस को मिल रहा था। कांग्रेस के पास अब देखो ना, पूरे हरियाणा में जिला अध्यक्ष नहीं है पिछले 9 सालों से, लगभग 9-10 साल हो गए, उनका अपना संगठन नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष बनता है लेकिन प्रदेश अध्यक्ष अपने पदाधिकारी नहीं बना सकता, वो अपने जिला अध्यक्ष नहीं बना। कांग्रेस की गुटबाजी तो पूरे हरियाणा में सबके सामने है। एक बार जो समीक्षा बैठक हुई है और सभी 10 सीटों की समीक्षा की गई है, हम भी 10-10, 15-15 सेकंड में हर सीट का समीक्षा करने की कोशिश करते हैं। सिरसा लोकसभा सीट एक ऐसी सीट है, जब मैं सिरसा गया, सिरसा में किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा दिखाई दिया, सबसे ज्यादा विरोध भी। हालांकि विरोध भारतीय जनता पार्टी की और जननायक जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को और नेताओं को पूरे प्रदेश में झेलना पड़ा किसानों को, लेकिन सिरसा में जो विरोध झेलना पड़ा है, कहीं जो समीक्षा बैठक में सिरसा को लेकर जो चिंता जताई गई है, उसका बड़ा कारण किसान आंदोलन तो नहीं है? देखिए डबास जी, किसान आंदोलन पिछले चुनावों में भी था 2019 में, और इस बार भी था। और किसान आंदोलन की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को पहले से इस बात का अंदेशा था कि हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश का जो किसान है और जो जाट वर्ग है, खासतौर से क्योंकि जाट वर्ग किसान है, वही उसका गुस्सा इन्हें झेलना पड़ सकता है, उसको नाराजगी होगी, लेकिन वो इतना मुखर होकर के सामने आएगा इस बात का अंदेशा इनको नहीं था। उसके अलावा सिरसा की आपने बात करी, देखिए जहां जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार बदले, जहां जहां उन्होंने फेस चेंज किए, वहां ज्यादातर पार्टी नेताओं के जो उम्मीदवार हैं उनको इस बात का भी गिला है कि उनका अंतर्घाती विरोध हुआ है। जिन नेताओं की टिकट कटी, क्या ये विरोध उन लोगों ने करवाया, क्या उनके समर्थकों ने करवाया? आप सिरसा की बात कर रहे हो, मैं सिरसा के साथ साथ बात करता हूं करनाल की। देखिए पिछली बार करनाल से, वहां से संजय भाटिया सांसद बने। संजय भाटिया को सांसद बनवाने में भूमिका अदा करी थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। मनोहर लाल के ने ही उन्हें टिकट दी थी, उन्होंने ही उसको सांसद बनवाया था। लेकिन इस बार उनकी टिकट संजय भाटिया की काट दी गई, उनकी जगह मनोहर लाल को उम्मीदवार बनाया भारतीय जनता पार्टी। जब टिकट कटी उस समय तो ये लग रहा था कि संजय भाटिया को शायद प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे, लेकिन उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष के लिए उनका नाम सर्वोपरि था, उनका नाम सबसे ऊपर चल रहा था, पूरी चर्चा थी। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की अभी किसी के भी नाम की घोषणा नहीं हुई है, और अब तो लगता है कि संजय भाटिया का नाम उस लिस्ट से काट दिया गया है। क्योंकि आप देखिए, संजय भाटिया मनोहर लाल का चुनाव का नामांकन भरवाने उनके साथ गए, लेकिन पूरे चुनाव प्रचार में वो गायब नजर आए, कहीं भी उनके नाम की चर्चा नहीं रही। तो ऐसा लगता है कि जिन जिन की टिकट काटी गई, वो भी उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का साथ नहीं दिया, चाहे वो सिरसा हो, चाहे वो करनाल हो, चाहे वो सोनीपत हो, या बाकी जहां जहां भी उनकी टिकटें काटी। अच्छा, सिरसा में तो उम्मीदवार भी देखिए, 2009 में कांग्रेस की टिकट पे एमपी बने थे अशोक तंवर, और कुमारी शैलजा भी पहले एमपी रह चुकी है 2 बार वहां से, और मुकाबला टफ होने की उम्मीद थी। देखिए दोनों ही पहले कांग्रेस से सांसद रहे हैं, शैलजा, कुमारी शैलजा भी और अशोक तंवर भी। बल्कि अशोक तंवर तो राहुल गांधी की टीम के मेंबर 2019 में भी सदस्य थे, जो है सुनीता दुग्गल के खिलाफ कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ा था। सुनीता दुग्गल के खिलाफ कांग्रेस की टिकट का चुनाव लड़ा था, और इसी वजह से जब उनकी टिकट सुनीता दुग्गल की काट के उनको दी गई, तो सुनीता दुग्गल बहुत ज्यादा निराश हुई थी, और नाराज भी हुई थी इस बात पर। और आप ये देखिए, अशोक तंवर का तो इतना विरोध हुआ, 2 बार उनकी गाड़ी पर लाठियां बरसाई गई, उनको भारी पुलिस फोर्स के साथ चुनाव लड़ना पड़ा। अच्छा, हिसार को सेफ मान के चल रही है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी अभी तक हिसार को सेफ मान के चल रही है। वो मान के चल रहे हैं कि रणजीत चौटाला ने अच्छा चुनाव लड़ा है, जनता उनके पक्ष में थी, और वहां से वो सीट निकाल सकते हैं। हालांकि चौटाला परिवार के 3 सदस्य चुनाव प्रचार में थे, चुनाव मैदान में थे, लेकिन ऐसा वो मान के चल रहे हैं कि हाँ, रणजीत चौटाला की विरोध उन्हें भी झेलना पड़ा है वहां पर। लेकिन मुकाबला तो जनता कांग्रेस के जेपी ने भी बड़ा तगड़ा लड़ा। देखिए इसमें कोई शक वाली बात नहीं, जयप्रकाश और रणजीत चौटाला के बीच सीधा मुकाबला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही है, हालांकि कांग्रेस मान के चल रही है कि जयप्रकाश चुनाव जीतेंगे, और भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट मान के चल रही है वहां से। और उसके बाद महेंद्रगढ़ भिवानी। देखिए महेंद्रगढ़ भिवानी की बात करें तो वहां भी
भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने कैंडिडेट को दोबारा से टिकट दी जी। धर्मवीर वहां से चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस ने वहां से किरण चौधरी की बेटी श्रुति की टिकट काट दी। किरण चौधरी बंसीलाल की बहू हैं, बंसीलाल परिवार का एक बड़ा नाम रहा है भिवानी में, और बैठकों का फिर सिलसिला शुरू हुआ। किरण चौधरी भी वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ नजर आई, वहां पे उनसे नाराज नजर आई। वो तो राहुल गांधी के सामने, राहुल गांधी की रैली में मंच पे दोनों के बीच आपस में जिस तरीके से तू तड़ाक हुई और आपस में एक दूसरे की गिला शिकवा और शिकायतबाजी हुई, वो सबके सामने थी। देखिए कांग्रेस की गुटबाजी तो सबके सामने शुरू से रही है जी। भाई, आप भूपेंद्र हुड्डा, किरण चौधरी, कुमारी शैलजा, तो ये तो शुरू से आपस में इनकी गुटबाजी आज से कुछ साल पहले तक मैं ये कहता था कि कांग्रेस उस संतरे की तरह है जो ऊपर से देखने में एक लगता है, लेकिन जब छिलका हटाओ तो अंदर फाड़े फाड़े। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो छिलका पूरी तरह हट चुका है और अब तो सारी फाड़ सामने, सबके सामने है। वो तो जनता भी जानती है कि ये इनकी आपस में गुटबाजी है, और ऐसा लगता है कि जनता ने इनकी गुटबाजी को भी अब स्वीकार कर लिया है। 2019 में जब 10 की 10 कांग्रेस हारी थी, तब एक दूसरे को तो एक टिप्पणी हुई थी इस तरह की कि एक निपटी हुई पार्टी के निपटे हुए नेता आपस में एक दूसरे को निपटाने के लगे हुए हैं। देखो ये तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं, ये माना जाता है कि अगर कांग्रेस हारती है तो कांग्रेस को कांग्रेसी ही हराते हैं, कांग्रेस को विपक्ष कम हराता है, दूसरी पार्टी कम हराती है, कांग्रेस को कांग्रेसी ही हरा देती है। लेकिन मुकाबला तो फरीदाबाद में बहुत कड़ा हुआ था। बीजेपी मान के चल रही है कि वो जीतेंगे, लेकिन मुकाबला तो कड़ा था सर। देखिए इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, फरीदाबाद में भी मुकाबला टक्कर का रहा, नेक टू नेक फाइट रही, यहाँ पर बड़ा मुकाबले की टक्कर रही। पिछली बार यहाँ से 2019 में भारतीय जनता पार्टी के कृष्णपाल गुर्जर 6,38,000 के बड़े मार्जिन से जीते थे, देश में तीसरे नंबर का मार्जिन था। और जब तक कांग्रेस उम्मीदवार चुनाव मैदान में नहीं था तब तक वो अपना जीत सुनिश्चित मान के चल रहे थे, नारा लग रहा था इस बार 10 लाख पार। लेकिन बाद में हालात ये हो गए कि उन्हें ये लगने लगा कि किसी तरीके से अपनी सीट निकालो, सीट फिर ये समीक्षा बैठक में कैसे सेफ मान के चल रहे हैं? देखिए कृष्णपाल गुर्जर और उनके समर्थक ये मान के चल रहे हैं, पिछली बार उनकी 6,38,000 से जीत हुई थी और इस बार कम होगी तो कितनी कम हो जाएगी, इतनी कम नहीं हो सकती कि वो चुनाव ही हार जाएं। और कांग्रेस की गुटबाजी इस बार भी कम नहीं थी। पलोल से करण सिंह दलाल वो अपनी टिकट के दावेदार थे, कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे और टिकट महेंद्र प्रताप को मिलने के बाद लड़ने तक का ऐलान कर दिया था। हाँ उन्होंने, मैं वही बता रहा हूँ, जब महेंद्र प्रताप सिंह की टिकट हुई उसके बाद उन्होंने एक महापंचायत बुलाई, उस महापंचायत पे उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कांग्रेस को चेतावनी दे डाली कि या तो अपना कैंडिडेट बदल दो, नहीं तो कांग्रेस को इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा और इसके चुनाव परिणाम आपको भुगतने होंगे। बीजेपी मान के चल रही है कि ये सीट उनके लिए कम से कम, भारतीय जनता पार्टी आज भी इस सीट को अपना सीट मान के चल रही है। कृष्णपाल गुर्जर आज भी कॉन्फिडेंट है, हालांकि महेंद्र प्रताप सिंह भी इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि लेकिन बीजेपी तो गुरुग्राम को भी सेफ सीट मान के चल रही है। और मेरी कुछ लोगों से जो बात हुई है, अब पता नहीं उनके आकलन किस हद तक ठीक है, क्योंकि मैं इस पूरे इलेक्शन में गुरुग्राम जा नहीं पाया, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो मुझे कांग्रेस के और बीजेपी के नेताओं की ओर से सुनने के, हालांकि दावे दोनों पार्टियों की ओर से जीत के किए जा रहे हैं, लेकिन जो गणित समझाने की कोशिश की गई उसमें तो मुझे लगता है कि गुरुग्राम भी टक्कर में तो कहीं ना कहीं था। राजबब्बर कमजोर कैंडिडेट तो नहीं कह सकते रहे हैं आपकी बार। देखो जिस तरीके से यहाँ कृष्णपाल गुर्जर ओवर कॉन्फिडेंट थे, वहां राव इंद्रजीत सिंह वहां से ओवर कॉन्फिडेंट रहे, वो अपने को मान के चल रहे थे कि उनकी जीत सुनिश्चित है। लेकिन राजबब्बर जब चुनाव मैदान में उतरे और उनका टेम्पो बना तो उनका टेम्पो बनता चला गया। वहां पे पंजाबी वोटर, देखिए मनोहर लाल जी को हटाने का भारतीय जनता पार्टी को एक नुकसान भी हुआ है जी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। एक बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हुआ और इसका नुकसान उन्हें इस चुनाव में झेलना पड़ सकता है। राजबब्बर चुनाव मैदान में आए तो पंजाबी वर्ग उनके साथ लग गया और वहां पर मुस्लिम वोट बहुत बड़ी संख्या में है, उसको आप इग्नोर नहीं से कर सकते। लगभग 6.5 लाख वोटर है मुस्लिम। और ये बात किसी छुपी नहीं है कि मुस्लिम इस बार पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ है, एक तरफा कांग्रेस को दे रहा है। 5% पंजाबी वोट है, 5% पंजाबी वोट वहां पर है। उसके अलावा कांग्रेस का अपना वोट बैंक है। फिर आप ये देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको टिकट दी राजबब्बर को। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव प्रचार में गए, जाट वोट उनको दिलवाने की उन्होंने पूरी कोशिश की और जाट वोट वैसे भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज है।
तो उसके अगर इन सबको हम इकट्ठा करें तो जीत उनके लिए भी आसान नहीं होगी। वहां भी दोस्तों कांग्रेस की एक टफ फाइट सीट रही और है जिसके बारे में जिक्र करना बेहद जरूरी है, क्योंकि समीक्षा बीजेपी की थी और उस सीट का नाम है रोहतक। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट का नतीजा पूरे देश के नतीजों के बाद रात के करीब 2:30-3 बजे आया था, और जब हार जीत का मार्जिन सामने आया तो सब लोग हैरान रह गए। 0.7% के हिसाब से करीब करीब 7-7.5 हजार वोट से दीपेंद्र हुड्डा इस चुनाव को हार गए थे। अब की बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के भी वही कैंडिडेट थे और दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा सांसद होने के बावजूद लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरे। और इस बार जो बीजेपी की समीक्षा बैठक हुई है उसमें रोहतक को लेकर क्या समीक्षा की गई और क्या रिपोर्ट आई सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने समीक्षा बैठक में माना कि रोहतक और सिरसा में वो कमजोर हैं। जी, पिछली बार 2019 में आप देखिए कांग्रेस ने ये सीट बहुत कम मार्जिन से लूज की थी, सिर्फ 7-7.5 हजार वोट थे जी, और वो 7-7.5 हजार वोट कोई मायने नहीं रखते हैं ये इतने बड़े चुनाव में। ये तो पार्षद के चुनाव का मार्जिन होता है, पार्षद के चुनाव का फर्क होता है। और दीपेंद्र हुड्डा को रोहतक की जनता ज्यादा पसंद करती है, बहुत व्यवहार कुशल नेता है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, सत्ताधारी नेताओं की खिलाफत हमेशा होती है, उनके वोट ज्यादातर कम होते हैं, लोग उनसे नाराजगियां होती हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार ये भारतीय जनता पार्टी वहां से सीट लूज कर सकती है। हालांकि परिणाम तो 4 तारीख को आएंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा और उनके समर्थक कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं अपनी जीत को लेकर। रोहतक के बाद हमने सोनीपत की बात की, क्योंकि मोहनलाल बडोली ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद लगने लगा कि जो समीक्षा बैठक में कांटे की टक्कर बताई गई है, तो हो सकता है कांटे की टक्कर हो, 4 तारीख को नतीजे आएंगे। लेकिन बडोली की ओर से तमाम आरोप लगाए गए। उसके बाद करनाल की, जैसे नवीन जी ने बताया कि किस तरह के समीकरण रह सकते, अब 2 सीटें बचती हैं, कुरुक्षेत्र और अंबाला। नवीन जी देखिए, कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, हालांकि वो भी कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और उन्हें जनता का विरोध भी झेलना पड़ा। हालांकि वो वहां से पहले भी जीत चुके हैं कुरुक्षेत्र से, लेकिन वहां के लोगों का कहना है कि एक तो उनसे मिलना आसान नहीं होता था जी, दूसरा भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर 2000 करोड़ के कोयला घोटाला का जो आरोप लगाया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उन्हें चुनाव मैदान में लेकर पूरे चुनाव के दौरान उनसे ये सवाल जनता आमने सामने उनसे पूछे और उनके पास उस बात का कोई जवाब नहीं था। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार वहां पर सुशील गुप्ता चुनाव से 2 महीने पहले ही उम्मीदवार घोषित कर दिए गए थे। उन्होंने चुनाव लड़ा और उनका चुनाव मतलब इतना ज्यादा अच्छा लड़ा गया कि लोग उनके साथ जुड़ते चले गए और बता रहे हैं कि वहां पर एक मंदिर के बकायदा वो ट्रस्टी हैं, वो पिछले 1 साल से वहां से तैयारी में लगे हुए थे जी। तो वहां का चुनाव बड़ा कांटे का मुकाबला है। वहां ये नहीं कहा जा सकता कि भी भारतीय जनता पार्टी जीते। भारतीय जनता पार्टी की जीत आसान नजर नहीं आ रही है। रतनलाल कटारिया के देहांत के बाद ऐसा लग रहा था कि सिंपैथी वोट जो है बंतो कटारिया के साथ हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी की जीत यहाँ पे बड़ी आसान हो सकती है, लेकिन मुकाबला तो वहां भी टफ था। वरुण मोलाना ने बड़ा अच्छा इलेक्शन लड़ा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। वरुण मोलाना जमीनी नेता हैं, उनके पिताजी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए वहां की जनता के उन्होंने खूब काम किए, लोग उनके साथ दिल से जुड़े हुए रहे। हालांकि बंतो कटारिया भी जनता से जुड़ी हुई नेता, उनके हस्बैंड की डेथ हुई, रतनलाल कटारिया वो भी जमीनी नेता थे। और बंतो कटारिया के फेवर में तो आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां सभा की, उन्होंने अपने मित्र के दोस्ती निभाने के लिए वहां सभा की और ऐसा लग रहा था उसकी सभा का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। लेकिन वहां पर भी टक्कर मुकाबले की, टक्कर कांटे की है। वहां पर कांग्रेस को आप ये हल्का नहीं माना जा सकता। हो सकता है कांग्रेस वहां पर सीट निकाल ले। मैं फिर वही कह रहा हूं कि चुनाव परिणाम तो 4 तारीख को घोषित होंगे, लेकिन आसान यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए नजर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों 10 की 10 लोकसभा सीटों की समीक्षा भारतीय जनता पार्टी ने की और उस समीक्षा बैठक की समीक्षा हमने और नवीन जी ने मिलकर की है। ये समीक्षा आपको कैसी लगी? समीक्षा की समीक्षा है, आप सब जानते हैं कि क्या
हो सकता है आपके मन में भी कई सारी जिज्ञासाएं होंगी, सवाल पूछिए, टिप्पणियां कीजिए और अपने विचार जरूर साझा कीजिए, क्योंकि आपके विचार हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। आपके विचारों से हमारे विचार भी बनते हैं। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारा हौसला बढ़ाता है, आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है। हम मेहनत करते हैं आपके लिए, वीडियो बनाने के लिए रिसर्च करते हैं। आप भी हमारा साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से करवाइए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।